जय महाराष्ट्र. मी फराह खान. राजमंत्र या लोकप्रिय कार्यक्रमात आपलं खूप खूप स्वागत. या कार्यक्रमात आपण राजकीय घडामोडींचा भविष्यवेध घेत असतो आणि या कार्यक्रमामध्ये वर्तवलेली भविष्यवाणी ही 100% खरी उतरत असते. आज पुन्हा एकदा राजकीय विषयांवर आपण बोलणार आहोत आणि त्यासाठी नेहमीप्रमाणेच अचूक भविष्यवेध घेण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा. पंडित जी, स्वागत है आपका इस शो में. हम फिर से एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं यहाँ पर और अभी तुकाराम महाराज और ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी चल रही है महाराष्ट्र में. इस बारे में हम शो की जो शुरुआत है वो इसी से करते हैं. शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भव्यहरं सर्वलोकैकनाथम. भगवान कृष्ण तुकाराम के रूप में पंढरपुर में बैठे हुए हैं और भक्तों की भीड़ उमड़ती हुई पंढरपुर की तरफ भागती हुई, गीत गाती हुई, विठ्ठल विठ्ठल करते हुए जा रही है. कल ज्ञानेश्वर महाराज पालकी निकली और आज तुकोबाची देहू से पालकी निकली. कितना खूबसूरत मंजर है. और यहाँ पर एक बात बड़ी सुंदर है कि इसमें बहुत से धर्मों के लोग जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं. मैं भी इस पालकी में 2-3 बार शिरकत कर चुका हूँ. तो कोई बजाने वाला है, कोई गाने वाला है, क्योंकि इसका वातावरण ही इतना सुंदर होता है कि सब कुछ कृष्णमयी हो जाता है. सब कुछ ये समझ लीजिए कि विठ्ठल और रुक्मणीमय हो जाता है. जी, लोग अपने दुख भूल जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल मस्त हो जाते हैं. और यही एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर ये है कि हम पूरे विश्व के धर्म के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं. आज अगर विश्व में कोई शांति दूत देश है तो वो भारत है. और हम शांति दूत के निवासी हैं. इसलिए आज पंढरपुर में जिस तरह का वातावरण बना हुआ है, आषाढ़ी एकादशी को ये खत्म होता है, दूर दूर से लोग पांडुरंग कहते हुए दर्शनों के लिए आते हैं. मगर यहाँ पर एक सुंदर बात ये भी है कि मंदिर में भी तू है और मस्जिद में भी तू है और तू ही है ईमानों में, मुरली की तानों में तू है और तू ही है अजानों में. वाह, क्या बात है. सुंदर बात देखिए, तू ही है अजानों में, अजान में भी तू है और घंटी में भी तू है. फिर क्यों भेद रखने, क्यों? एक तरफ इतना खूबसूरत पंडरी की बारी चल रही है और दूसरी तरफ पाक महीना रमज़ान का चल रहा है. बहुत ही अच्छा सुंदर वातावरण बना हुआ है. और हमारे देश में जिस तरह की उन्नति और प्रगति हो रही है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ये किसी न किसी तरह से अल्लाह और भगवान और मौला की कृपा है. इसलिए हमारा देश दिन रात तरक्की कर रहा है. मार्केट 3,000 से 33,000 की तरफ बढ़ रही है. इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रही है. मोदी जी जैसा पराक्रमी नेता हमको मिला हुआ है. तो ये सब चीजें जो है डेफिनेटली कहीं ना कहीं दुआ में बहुत असर होता है. तो आज जो पंढरीची वारी, ते मराठीमध्ये म्हणतात पंढरीची वारी, जो पंढरीची वारी म्हणजे ते यात्रा सुरू झालेली आहे, ते फार महत्वाची आहे आणि देवाची कृपा झालेली आहे आमचे महाराष्ट्राला आणि आमचे राष्ट्रात. त्यामुळे भगवान को और अल्लाह को मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि रमज़ान भी चल रहे हैं, कि कहीं ना कहीं हमारे देश को नज़र ना लग जाए. इसी तरह हमारा महाराष्ट्र तरक्की करता रहे. जी आमीन. जी हाँ, अभी हम जो राजकीय विषय है उस पर आते हैं. सबसे पहले तो महाराष्ट्र की बात करते हैं, जहां पर अभी अमित शाह आए हुए हैं महाराष्ट्र मुंबई के दौरे पर और वो जल्द ही उद्धव ठाकरे से मिलने वाले हैं. तो और अभी आपने सुना है कि किस तरह से अमित शाह ने कहा है, चेतावनी दी है, स्पष्ट भी किया है कि मिड टर्म के लिए हम तैयार हैं और उसमें हम ही जीतेंगे. और उधर शिवसेना का भी कुछ इसी तरह से भूमिका है. तो क्या होगा, कैसी रहेगी ये जो भेंट है, वो किस तरह की रहेगी? पिछली बार भी हम इस विषय पे बात आपने प्रेडिक्ट किया था पिछली बार भी. हाँ, मगर यहाँ पर फरहा एक बहुत महत्वपूर्ण बात आप सुनिए कि एक देश होता है और एक प्रांत होता है. देश की कुंडली भी हम 15/8/1947 की यहाँ पर कई बार उसका वर्णन भी कर चुके हैं. आज महाराष्ट्र की कुंडली का अध्ययन करते हैं. महाराष्ट्र का जन्म एक्चुअल में देखा जाए 1/5/1960, 1 मई 1960 को हुआ. 6:45 अर्ली इन द मॉर्निंग, मिथुन राशि और संडे रविवार का दिन था. आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र एक ऐसा देश है, यहाँ पर
मुंबई जैसा शहर आर्थिक राजनीति है, सॉरी आर्थिक राजधानी है। जी हाँ। और फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सेकंड नंबर का प्लेटफॉर्म है। सबसे ज़्यादा फिल्में यहाँ बनती हैं, हाँ। सबसे ज़्यादा यहाँ ट्रेडिंग होती है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे टैक्स भरा जाता है जी। इसलिए महाराष्ट्र की कुंडली में एक बात पक्की है कि महाराष्ट्र अंडर द गाइडेंस ऑफ भारतीय जनता पार्टी प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, इवन अंडर द गाइडेंस ऑफ माननीय उद्धव ठाकरे, जो शिवसेना और मराठी मानुस के धरोह के कर्ता धर्ता माने जाते हैं। जी हाँ। बाला साहब की बात करें तो वो मी मराठी और माझा महाराष्ट्र, ये उनकी फैमिली का एक स्लोगन है। चाहे हाँ। वो उद्धव हैं, चाहे राज हैं, चाहे बाला साहब हैं, चाहे आदित्य हैं। तो महाराष्ट्र की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस वक्त महाराष्ट्र में शनि की महादशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है, जिसमें शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है। 11/9/2019 तक ये है जी। 11/9/2019 तक है। तो शनि इस वक्त महाराष्ट्र की कुंडली में अष्टम भाव में वापस आ रहा है 20 तारीख को। अच्छा, ये टेक्निकल बातें हैं एस्ट्रोलॉजी की। प्लेसमेंट ऑफ स्टार्स जो हैं वो जीवन में डेफिनेटली कहीं के कहीं आदमी को पहुंचा देते हैं जी। तो अगर महाराष्ट्र की इस वक्त महाराष्ट्र की कुंडली में मेष लगन से अष्टम और नवम भाव, नौवां घर भाग्यस्थान होता है, भाग्यस्थान में शनिदेव पहुंचे हुए हैं, शनि के ऊपर शनि बैठे हुए हैं गोचर में। उसके बाद 20 तारीख को ये आकर बैठ जाएंगे, वापिस वक्री होकर 8 नंबर या अष्टम भाव में बैठ जाएंगे। यो आयु का घर है जी। तो एक बात पक्की है कि मंगल की राशि में, वृश्चिक राशि में शनि जब आते हैं तो उथल पुथल मचा देते हैं जी। और इसके साथ में उद्धव की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो उद्धव जी का जन्म जो है 27/7/1960 सिंह राशि में पैदा हुए और गुरु की महादशा में इनका जन्म हुआ। सॉरी, गुरु की महादशा इनके ऊपर चल रही है। अच्छा। हाँ, सिंह राशि, गुरु की महादशा इनके ऊपर चल रही है। और आपको आश्चर्य होगा कि अमित शाह की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो अमित शाह उद्धव से छोटे हैं, 22/10/1964। अच्छा। और मेष राशि, और अमित शाह की कुंडली में भी 2009 से गुरु की महादशा चल रही है। अच्छा। दोनों की कुंडली में गुरु की महादशा चल रही है जी। अब गुरु की प्लेसमेंट देखनी बहुत जरूरी है कि कितनी अच्छी है। अमित शाह की कुंडली में भी और उद्धव की कुंडली में भी गुरु की महादशा बहुत ही अच्छी चल रही है। 2009-2010 के बाद ही अमित शाह जो है गुजरात में और महाराष्ट्र और पूरे राष्ट्र में फेमस हुए जी। अगर उनका पॉलिटिकल कैरियर सही मायनों में, उससे पहले तो उनको बहुत सी समस्याएं आई, यहाँ तक कि जेल यात्रा तक करनी पड़ी, मगर 2009 के बाद में अमित शाह जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के रथ के केशव बन गए और डेफिनेटली नरेंद्र मोदी जो हैं वो अर्जुन बन गए। चाणक्य बनकर इन्होंने अमित शाह ने भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा दे दी। उत्तर भारत हो के केंद्र हो, जिस तरह से वो हर तरह झंडे गाड़ते जा रहे हैं। मगर मित्रों, उद्धव ठाकरे की कुंडली में इस वक्त गुरु की महादशा चल रही है और इनकी कुंडली में भी गुरु की महादशा चल रही है। इनकी मेष राशि है मंगल जी। और उद्धव जी की सिंह राशि है जिसका स्वामी सूर्य है। मंगल और सूर्य इकट्ठे में द कंपैटिबिलिटी ऑफ मार्स एंड सन इज वेरी पुअर जी जी। एक बात, तो इसका फिर जो नतीजा क्या होगा? नतीजा वही होगा जो अभी हो रहा है। अच्छा। आज उन्होंने बोला कि हम तो मध्यवर्ती चुनाव के लिए तैयार खड़े हैं। इसलिए मंगल अपनी हठ नहीं छोड़ता और सूर्य उद्धव जी की कुंडली का स्वामी है और सूर्य जो है वो पराक्रम के साथ में आगे बढ़ता रहता है। कर्क लगन सूर्य सिंह राशि, तो डेफिनेटली एक बात पक्की है कि ये क्लैशेस होने हैं। 5 साल वो उन्होंने, आप अमित शाह की अगर पूरी स्टेटमेंट पढ़ो या देखो तो उन्होंने कहा कि मध्यवर्ती चुनाव के लिए हम तैयार हैं, हम लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। जी हाँ। और साथ में ये भी बोला मगर हम चाहते नहीं है कि हम 5 साल के नहीं, हम 5 साल सरकार चलाना चाहते हैं। मैंने पूरी अच्छी तरह से स्टेटमेंट सुनी। जी हाँ। मगर जो बात बाद में कहनी चाहिए थी वो पहले कह दी और जो पहले कहनी चाहिए थी वो बाद में कह दी। अब वो उद्धव जी को मिलने जा रहे हैं कल या परसों, जब भी उनकी मीटिंग है जी। तो एक बात तय है कि कल की
और परसों के गोचर भी मैं देख के आया हूँ। अच्छा। वो मीटिंग जरूर होगी, चाय पान जरूर होगा, एक दूसरे से हंस के बातें जरूर होंगी, मगर राजनीतिक द्वेष जारी रहेगा। अच्छा, ये आप पहले से कहते आए हैं। हाँ, राजनीतिक द्वेष जारी रहेगा और फरवरी और मैक्सिमम अप्रैल 2018 से पहले महाराष्ट्र को एक बार फिर मिड टर्म पोल में जाना पड़ेगा। और एक बात ध्यान से सुनिए, आगे आने वाले दिनों में हम इसकी भविष्यवाणियां करेंगे, मगर इतना ध्यान से एक बात सोच लीजिए, हजारों प्रयत्नों के बाद भी डोंबिवली में उद्धव ने सरकार बनाई, हजारों प्रयत्नों के बावजूद भी हर तरह से साम दाम दंड बीजेपी ने यूज किया, उद्धव ने अपना मेयर बीएमसी में बनाया। तो मित्रों, एक बात ध्यान से सुन लीजिए, ये दो शेरों की लड़ाई है, इसमें कौन जीतेगा जब जंग होगी उसके ऊपर चर्चा डेफिनेटली करेंगे। मगर इनकी जो विजिट है, अमित शाह साहब की जो विजिट है, वो डेफिनेटली एक चीज को दर्शाती है कि उनको इस बात के लिए वो अपने नेताओं को तैयार करने आए हैं कि कभी भी बिगुल बज सकता है, कभी भी ये युद्ध शुरू हो सकता है, इसके लिए तैयार हो जाओ। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पंडित जी, आपने फिर से एक धमाका किया है। जिस तरह से आप धमाके करते आए हैं पहले से, और पहले भी आपने इसके बारे में बताया था, जो आज हम देख रहे हैं, जिस तरह से ये लोग भाषा बोल रहे हैं, और भी विषय है कुछ, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल राजमंत्र में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र। ब्रेक नंतर राजमंत्रमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आपल्यासोबत आहेत पंडित राजकुमार शर्मा। पंडित जी, हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र की, और उसके बाद में हम चलते हैं अभी एमपी पर। वक्त बहुत ही कम है, तो एमपी की जो अभी उलट पुलट हो रही है, जिस तरह से एमपी में किसान आंदोलन चल रहा है, इसके चलते शिवराज सिंह जी की कुंडली क्या कहती है, और उसके अलावा अगले जो इलेक्शन है उस टाइम पर बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी? देखिए, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है जी। और एक बात पक्की है कि जब हम शिवराज सिंह चौहान की कुंडली की बात करते हैं और साथ में उनकी पत्नी साधना सिंह की कुंडली भी हम देखते हैं, क्योंकि कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज ए वुमन स्टैंडिंग टॉल। सो डेफिनेटली साधना सिंह और उनके दो पुत्र हैं, उनकी भी कुंडली हमने देखी है बहुत बार। तो शिवराज सिंह की बात करते हैं तो 5/3/1959 1959 तो गुरुवार के दिन मकर राशि में एकादशी के दिन उनका जन्म हुआ। एक छोटे से गांव सीहोर में, और बिदुनी करके एक छोटे दो गांव हैं, वहां पे सीहोर में उनका जन्म हुआ, मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। और शिवराज जी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की वो कड़ी हैं, जैसे गुजरात में नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीत गए। जी हाँ। रमन भैया छत्तीसगढ़ में तीसरी बार जीतेंगे शायद। और यहाँ पे भी इन्होंने 2 या 3 बार अपनी जीत दर्ज करी है। हाँ। एग्जैक्टली मुझे नहीं मालूम, 3 बार इन्होंने अपनी तीसरी बार जीत दर्ज करी है। मगर नियति को कोई नहीं टाल सकता, वक्त आपको वहां खड़ा कर देता है, यहाँ आपने सोचा नहीं होता। व्यापम घोटाले का भूत इनके पीछे लगा हुआ है। और एक बात, किसानों की आत्महत्या और कुछ लोगों को जेल से छूटे और उनका एनकाउंटर होना, ये सब 5-7 चीजें जो हैं डेफिनेटली एक साथ आ गई है। मतलब मुश्किलें एक साथ आती है। हाँ, जब मुश्किलें और कठिनाइयां आती हैं तो उसमें क्या होता है कि मकर राशि के ऊपर फरवरी के बाद साढ़े सती शुरू हो चुकी है। जी। इसी में मैं आपको एक संकेत देता हूँ। राज ठाकरे साहब की कुंडली भी हम जब देखते थे 2006 में, बोलते थे कि ये 2009 में बहुत अच्छा करेंगे, मगर 2012 से उनकी शनि की महादशा शुरू होगी। अच्छा। तो शनि की महादशा शिवराज सिंह चौहान की 2014 से शुरू हुई। जी। तो आप देखिए कि 2014 से लेकर आज तक वो 5 से 7 बार कटघरे में खड़े हो गए। अच्छा। जनता दरबार में वो आरोपी मतलब आरोपी तक उनको होना पड़ा। मगर आज अगर हम उनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो डेफिनेटली शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कोई ना कोई मुसीबत अभी और भी आती हुई दिखाई देती है। उसके ऑपोजिट हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की कुंडली का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज की और उनके बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो आज 2014 से 2033 तक शनि की महादशा लगी हुई है, और शनि उनका जो है वो डेफिनेटली उत्तम
स्थिति में नहीं है। अच्छा। हाँ, अष्टम भाव में बहुत बैठा, ही चिंता की बात है उनके लिए, चिंता ही की बात है। इसलिए 2014 से लेकर अब तक आप देख लीजिए उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप, कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई जो एक घोटाला है, हाँ, या फिर जो भी बीती हुई बात है वो सामने अभी आज कल 3 दिन पहले की बात है ना, किसानों को मनाने, हाँ, की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने उपवास रखा और उसके सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आंदोलन छेड़ दिया। तो हाँ, कहीं ना कहीं इनको ज्योतिरादित्य सिंधिया मुश्किलों का सामना करना ही पड़ रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया विल गिव हिम ए टफ फाइट, और आने वाले चुनाव में डेफिनेटली ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर कांग्रेस डिक्लेयर कर देती है कि ये चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे, तो इनके लिए मतलब नेक टू नेक फिनिश में कांग्रेस के जीतने के बहुत सुंदर आसार बन जाए। जी, बिल्कुल। फिर से एक धमाका किया है आपने पंडित जी, हमेशा की तरह आज भी एक धमाका हुआ है। शिवराज सिंह चौहान जो है उनकी कुंडली में अच्छे दशा नहीं है। जी। उनको कष्ट निवारण, नील साबरी ऐसी 2 पूजाएं करवा लेंगे। जी, बिल्कुल। और वैसे वो खुद भी बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, मगर मध्य प्रदेश जो है और उससे छत्तीसगढ़ अलग हुआ, डेफिनेटली आज एमपी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो शिवराज सिंह चौहान का जो करिश्मा था वो फीका पड़ता हुआ दिखाई देता है, ज्योतिष ये कहता है। जी बिल्कुल पंडित जी, आपने जो भविष्यवाणी की है वो 100% खरी उतरेगी फिर से एक बार तो, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है और हमें और भी कुछ जो विषय हैं उस पर चर्चा करनी है। पहला तो ये है कि प्रेसिडेंट पोल, मतलब कई नाम सामने आ रहे हैं, वो फिर लालकृष्ण आडवाणी जी का हो या फिर मोहन भागवत का हो या फिर MS स्वामीनाथन, इनका भी नाम सामने आया है। तो जो प्रेसिडेंट है, अगला प्रेसिडेंट कौन रहेगा, NDA या फिर UPA, क्या कहती है आपकी? देखिए 17 जुलाई 2017 को ये चुनाव होगा जी, और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट आगे नहीं किया जी। सोनिया गांधी के घर भारतीय जनता पार्टी के नेता जाकर आए, इधर उधर CPM के नेताओं से भी मुलाकात हुई। आज यहाँ पर अमित शाह जी जो है, उनका एक मुद्दा ये भी है कि शिवसेना किसको प्रमोट करना चाहती है, कांग्रेस किसको, तो एक भनक लेने के लिए भी वो यहाँ पर इस वक्त बैठे हुए हैं। अगर हम 2 लोगों की बात है यहाँ पर, स्वामीनाथन और LK आडवाणी, देखिए मेरा जो कैंडिडेट रहा है वो LK आडवाणी रहा है जी, मगर LK आडवाणी जी के ऊपर कहते हैं लोग कि कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद का केस चल रहा है। हाँ, ये भी चल रहा है। हाँ, मगर आज हम दादा की कुंडली की, उनको दादा कहते हैं प्रेम से, अगर हम दादा की कुंडली का अध्ययन करें तो 8/11/1927 हैदराबाद सिंध पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ और आज की उनकी अगर दशा की बात करें तो शनि की महादशा उनकी 11/8/2018 तक लगी हुई है और शनि की महादशा उनकी उत्तम है। आज नरेंद्र मोदी जैसे पंत प्रधान पार्लियामेंट जाने से पहले दादा के पांव पड़ते हैं, किसी भी कार्यक्रम में होते हैं तो उनको गुरु की संज्ञा देते हैं, तो गुरु दक्षिणा देनी बनती है। जी हाँ। और कहीं ना कहीं मेरे 2 कैंडिडेट में स्वामीनाथन एक हैं, मोहन भागवत जी जो हैं उनकी कुंडली में प्रेसिडेंट बनना या एक्सेप्ट करना, क्योंकि RSS वाले जो हैं किसी भी कोई भी राजनीतिक पद जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते। वो तो उनके लिए तो मातृभूमि सबसे बड़ा मुद्दा होता है, उसी की सेवा करना, शपथ ले लेते हैं ना विवाह करेंगे और ना किसी तरह की ऐश करेंगे, अपना थैला लटकाकर कम वस्त्रों में जीवन यापन करेंगे और राष्ट्र की सेवा करेंगे। जी बिल्कुल। इस वक्त अगर हम आडवाणी साहब की कुंडली का अध्ययन करें तो ज्योतिष शास्त्र के, भारतीय ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक LK आडवाणी का राजयोग 11/8/2018 तक है जी। इसलिए LK आडवाणी नंबर 1, नंबर 2 स्वामीनाथन, इन दोनों में कोई भी जी बिल्कुल आपने कहा तो है, लेकिन मुझे यहाँ से मतलब ये मिल रहे हैं, साइंस मिल रहे हैं कि हमारा वक्त हो चला है। तो चलते चलते बस शेयर मार्केट के बारे में बता दीजिए कि क्या चाल रहेगी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। देखिए जब हम बस शॉर्ट में, हाँ शॉर्ट में जी, BSE 31,056 के ऊपर बंद हुई और BSE कैन कम डाउन टू 30,750। ऊपर का आंकड़ा आज भी 31,500 का है। हाँ। कहीं भी बाउंस बैक कर सकती है। डिप के ऊपर बाय करें। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी 9,588, नीचे का आंकड़ा 9,500 और ऊपर का आंकड़ा वापिस 9,700 का है। अभी भी मार्केट में जो है जिस तरह की मंदी, लोग सोचते हैं कि बहुत ऊपर चली गई है, यहाँ से करेक्शन आ सकती है, मुझे करेक्शन इस हफ्ते तो दिखाई नहीं देती और गोल्ड में और सिल्वर में एक बढ़त देखी जा सकती है। जी बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने फिर से कुछ धमाके किए हैं यहाँ पर, जिसके लिए आप पहचाने जाते हैं, जो आप हमेशा से करते आए हैं। और आपने जो भविष्यवाणी हमें बताई है उसके लिए फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे यहाँ पर आप आए और हमें मार्गदर्शन किया इसके लिए। आणि आपल्या या कार्यक्रमात आता वेळ झालेली आहे इथेच थांबण्याची। मात्र जाता जाता काही नावं मला सांगायची आहेत, ती म्हणजे ते लोक आम्हाला नेहमी मेल करत असतात आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया आम्हाला सांगत असतात। त्यांच्यापैकी काही नवीन नावं आम्ही इथं डिक्लेअर करत असतो। त्यापैकी संजय वसंत म्हात्रे, त्यानंतर चेतन नामदेव मागुळकर आणि अनिल घनवंत आहेत अहमदनगरहून, त्यानंतर निलेश कुलकर्णी आहेत साताऱ्याहून, संदीप कांगुडे आहेत पुण्याहून, चेतन शेखर, प्रशांत खासबेगे हे नागपूरहून आहेत, तर प्रशांत वैद्य आहेत नागपूरहून। आणि हे सर्व आम्हाला नेहमीच त्यांचे पत्र ईमेल वरून पाठवत असतात, त्यांचे खूप खूप धन्यवाद। आणि यासोबतच राजमंत्रमध्ये वेळ झालेली आहे इथेच थांबण्याची। तुम्ही पाहत रहा जय महाराष्ट्र।